अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 सेकंड ईयर क्लास का चैप्टर होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के दौरान मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की है। आपको बताता चलूं कि आज मैंने जो है वो पोटैटो को कट किया है। इसके 2 पीस पोटैटो के लिए हैं और उन 2 पीसेस को मैंने प्लेस किया है। मैंने इस वाटर के 2 कप में रखा है। देखिए आपको अंदर की तरफ नजर आ रहा होगा कि 2 पोटैटो के पीस मैंने रखे हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है। लेकिन इस साइड के कप में मैंने साल्ट भी डाला है, नमक भी डाला है। मैंने ऐसा क्यों किया है, इस एक्टिविटी से क्या मुराद है और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये इस लेक्चर के बाद मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया, इससे लास्ट वाले जो है वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर साल्ट्स एंड सोल्यूट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार व्हाटएवर प्लांट हो, एनिमल हो, कोई सा भी जानदार, वो वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करता है, इससे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं। आइए देखते हैं, उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए जरूरी है ताकि आप ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस आसानी से समझ सकें। तो मैं सबसे पहले आपको उन टर्म्स के बारे में बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक जो है बायोलॉजिकल साइंसेस में वर्ड आता है डिफ्यूजन और दूसरे नंबर पर है ऑस्मोसिस। देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन कहा जाता है कि सिंपली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। देखिए हमारे पास एक वाटर का कंटेनर है, उस वाटर के अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूल डाले हैं और ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये शुगर है या सॉल्ट है या प्रोटीन्स हैं, व्हाटएवर। और ये मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली, चूंकि मैंने यहां से इनको जो है वो इस कंटेनर के अंदर, इस वाटर के अंदर मैंने डाला है, तो अब ये हायर कंसंट्रेशन से, यहां पर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये मोस्ट प्रोबेबली गैसेस के अंदर होता है कि हायर कंसंट्रेशन से गैसेस मूव करती हैं टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। अब आते हैं ऑस्मोसिस पर। देखिए ऑस्मोसिस के अंदर मैंने कंटेनर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में यहां पर देखिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को प्लेस किया है। ये जो आपको ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, दिस इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के हों, साल्ट्स के हों, सोल्यूट्स के हों, व्हाटएवर कोई से भी मॉलिक्यूल हो, वो सेल के अंदर क्रॉस किस तरह से करते हैं या क्यों करते हैं, या सेल से अंदर से बाहर की तरफ अगर जाते हैं तो वो किस मेथड्स के जरिए जाते हैं। तो इसलिए डिफ्यूजन को ही ये ऑस्मोसिस एक्चुअली वी कैन से द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो हमने डिफ्यूजन की ही एक टाइप जो है वो यहां पर ली है। उस टाइप के अंदर हमने क्या किया कि हमने यहां पर सेल मेम्ब्रेन को प्लेस कर दिया और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स की जहां पर हायर कंसंट्रेशन थी, मैंने यहां से मॉलिक्यूल को जो है साल्ट्स को, सोल्यूट्स को या व्हाटएवर कोई से भी मॉलिक्यूल और शुगर के, जब हमने उनको यहां पर डाला है, वो मॉलिक्यूल प्लेस किए। हमने मॉलिक्यूल साल्ट्स या शुगर व्हाटएवर कोई से भी आप कह सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हमने यहां से प्लेस किए। अब जब यहां से हमने ये मॉलिक्यूल प्लेस किए, इस कंटेनर के अंदर डाले, पोर किए, तो मेरे बच्चों याद रखिए कि ये मॉलिक्यूल इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। ये मॉलिक्यूल इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकते। अब क्या होगा, जबकि ये रेड कलर के जो मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं, दीज आर दी साल्ट्स, ये साल्ट और सोल्यूट्स जब इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन से, तो जो वाटर होगा इस तरफ, वो चूंकि साल्ट्स की कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा हो गई है, इस तरफ मैंने साल्ट ज्यादा डाला है, तो अब वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेंगे, बिकॉज के इस तरफ साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर वाटर ज्यादा होने लगेगा।
एज कंपेयर टू, आप देखें इस तरफ, यहां जो है वो वाटर ज्यादा हो जाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज के वाटर यहां से इस तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपली वी कैन से कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करे थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर साल्ट्स या सॉल्यूट्स मौजूद हो तो वहां पर उनकी कंसंट्रेशन आगे चलकर ज्यादा हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और टर्म यूज की गई है बायोलॉजी के अंदर जिसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। वाटर पोटेंशियल एक्चुअली हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है हायर कंसंट्रेशन से मूव करना टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, उस जो एनर्जी को जो वाटर मॉलिक्यूल के पास होती है कि वो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उस एनर्जी को हम लोग जो है वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल का अपना पोटेंशियल है और ये टर्म हम यूज करते हैं प्लांट्स में। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर यही वाटर बात की जाए सेल शेप की, या अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के वैक्यूल का, तो इसी टर्म को वाटर पोटेंशियल को हम सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। मतलब प्लांट सेल के अंदर अगर जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो मूव करने की कैपेसिटी होगी, जो ताकत होगी, जो एनर्जी होगी, उससे हम सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं व्हेन कि जब सेल शेप की बात हो रही हो या वैक्यूल की बात हो रही हो। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सेम वाटर पोटेंशियल ही की टर्म हम यूज करते हैं जब एनिमल सेल में, तो हम उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट मींस के वाटर पोटेंशियल जो है उसका हायर कंसंट्रेशन से मूव करना टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, बट इन एनिमल सेल, तो वहां पर ये टर्म यूज की जाती है एज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कि बिफोर दिस के हम ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं टोनिसिटी। ये एक हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, जो मैंने घर के अंदर भी एक एक्टिविटी यहां पर की है, और आपको समझाने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये बोर्ड पर भी मैनेज किया है कि आपको समझा सकूं कि टोनिसिटी किसे कहा जाता है, या ऑस्मो रेगुलेशन से पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहा जाता है और हम ये क्यों पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वक्त हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन में मैं आपको समझा दूं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों को कुछ हम मखसूस सॉल्यूशंस के अंदर प्लेस करते हैं, हम मखसूस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल से क्या उसका बिहेवियर क्या होता है, या उसके साथ क्या सिचुएशन पैदा हो जाती है जो है वो सॉल्यूशन में रखने से। तो सबसे पहले हमने यहां पर एनिमल सेल को जो है वो पिक किया है, और उसके बाद हमने प्लांट सेल का एक्सपेरिमेंट किया है। तो हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने एनिमल सेल को प्लेस करना है इस सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद प्लांट सेल में, और फिर हमने रिजल्ट देखना है कि दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने दोनों सेल्स को डालना है, एनिमल सेल को भी और प्लांट सेल को भी हमने डालना है, और फिर हमने देखना है कि दोनों सेल्स के साथ क्या हालात पेश आते हैं। और फिर सेम इसी तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने एनिमल सेल को उसमें प्लेस करना है, और फिर प्लांट सेल में हमने जो है प्लांट सेल को भी रखना है, और देखते हैं कि दोनों के साथ क्या जो है वो दोनों क्या रद्द-ए-अमल, क्या रेस्पॉन्स करते हैं इन सॉल्यूशंस के अंदर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि देखिए सेल से, एनिमल सेल की बात हो रही है, दिस इज व्हाट वी कैन से द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर फर्ज करें कि वाटर जो है वो 50% है इनसाइड द सेल, और जो बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन है फर्ज करें वो 100% है। अब क्या होगा कि बाहर की तरफ, मतलब इस कंटेनर में आप यूं समझें कि इस कंटेनर के अंदर हमने एक सेल रखा, उस सेल के अंदर वाटर जो है वो 50% है, जबकि सेल से बाहर उस कंटेनर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, सेल में अंदर जाने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूज होंगे। इसके रद्दे अमल में चूंकि अंदर सोल्यूट्स ज्यादा है और बाहर पानी ज्यादा है, तो वाटर अंदर जाता जाएगा, अंदर फिल होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि जो एनिमल सेल होगा वो लाइज्ड हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने यहां पर एक एरो बनाया और बताया कि थोड़ी देर के बाद जो एनिमल सेल की सिचुएशन होगी वो ये होगी कि एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। ये जो है आप यहां पर मैंने डायग्राम में देखिए, ये लाइज्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। वजह के अंदर पानी जाते 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 एक वक्त आएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो वाटर मॉलिक्यूल के जो उसका प्रेशर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब हमने प्लांट सेल को इसी सेम सिचुएशन में रखा तो प्लांट सेल का रिस्पॉन्स क्या आया। अब देखिए, जब हमने प्लांट सेल को रखा, सेम प्लांट सेल में भी 50% जो है अंदर की तरफ वाटर है, लेकिन साल्ट्स और सोल्यूट्स अंदर की तरफ ज्यादा है। बाहर की तरफ 100% वाटर है। अब वाटर हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। अब जब वाटर बाहर से, सेल से बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो देखिए सेल जो होगा वो फूलना स्टार्ट कर देगा, उसमें सूजन आ जाएगी, वो जो होगा टर्च्ड होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एनिमल सेल की तरह बर्स्ट नहीं होगा, उसमें वो टूटेगा नहीं, वो ब्लास्ट नहीं होगा, वो जो होगा जो है सूज जरूर जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी, वो फूल जाएगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा बिकॉज के प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाटर की जो एनर्जी होती है, वाटर पोटेंशियल की जो एनर्जी होती है, उसे बर्दाश्त करने की ताकत होती है। तो इस हद तक पानी जाता जाएगा कि एक वक्त आएगा कि और पानी नहीं जाएगा, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल को बर्स्ट होने नहीं देगी। तो ये मेडिकल के जो है वो जो टेस्ट होते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के या जो जनरल मेडिकल के जो पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके टेस्ट में ये सवाल आता है कि भाई अगर हम प्लांट सेल को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लेस करते हैं तो प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं करता, तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इससे बर्स्ट होने नहीं देती। जनाब, अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मतलब यह है कि अगर बाहर की तरफ 50% वाटर है तो अंदर की तरफ भी 50% वाटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बाहर की सिचुएशन है सेल से बाहर, अंदर की तरफ भी सेल में वही सिचुएशन है, वाटर की, साल्ट्स और सोल्यूट्स की। तो अंदर की तरफ का पानी ना बाहर जाएगा ना पानी बाहर से कोई ज्यादा अंदर की तरफ आएगा। बाहर और अंदर की दोनों सिचुएशन सेम है, तो इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मींस के सेल से बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ जो है साल्ट, सोल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में भी पानी बाहर से अगर अंदर आएगा तो अंदर से भी बाहर जाएगा, दोनों तरफ सिचुएशन सेम है और दोनों तरफ सिचुएशन ये वाटर मॉलिक्यूल है। जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो सेल जो होगा वो फ्लेक्स्ड रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उस पर कोई सच फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब, हम जरा तीसरी सिचुएशन को देखते हैं जिसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक में जब हमने सेल को प्लेस किया तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए कि यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो बाहर की तरफ वाटर है वो कम है। यहां पर मैं लिख देता हूं, बाहर की तरफ वाटर की मिकदार, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जबकि सेल के अंदर की तरफ अगर बात की जाए तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अंदर 100% वाटर है, बाहर 50% वाटर है। आप देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि बाहर की तरफ साल्ट्स और सोल्यूट्स की भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में सेल के अंदर का जो पानी होगा, सेल के अंदर का जो वाटर होगा, वो सेल से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, बाहर सोल्यूट्स और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि अंदर पानी ज्यादा है, तो ये वाटर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि एनिमल सेल जो होगा वो श्रिंक्ड हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, मतलब सुकड़ जाएगा। आप जो है देखते हैं
कि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब रेगिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलता तो इंसान कैसे सुकड़ जाता है, कोई भी एनिमल जो होता है, बिकॉज वाटर जो होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ जब निकल जाता है सेल से, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से, तो इंसान सुकड़ना शुरू कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से जो एनिमल सेल होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे बिल्कुल, और जो है आप कह सकते हैं कि ड्राई हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे। इसके बाद जब हमने प्लांट सेल को इसी सिचुएशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो प्लांट सेल में भी जाहिर सी बात है अंदर की तरफ जो वाटर है वो 100% है और बाहर की तरफ जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो 50% है। अब हुआ ये कि प्लांट सेल को जब हमने प्लेस किया तो जो अंदर का ज्यादा वाटर था वो वाटर बाहर की तरफ मूव करने लगा। जब बाहर की तरफ मूव करने लगा, हायर कंसंट्रेशन से वाटर ने मूव किया टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और यहां पर साल्ट्स और सोल्यूट्स भी ज्यादा थे, तो प्लांट सेल पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, जब हमने जाहिरी तौर पर प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल पर कोई सच एज फर्क नहीं था। हालांकि प्लांट सेल का वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया, लेकिन जब हमने बाहर से मॉर्फोलॉजी देखी जब प्लांट सेल की, तो उस पर कोई खास फर्क नहीं था, बिकॉज सेल वॉल की प्रेजेंट की वजह से। लेकिन जब हमने अंदर की तरफ, सेल वॉल से अंदर की तरफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, तो प्लांट सेल श्रिंक हो चुका था। उसका जो साइटोप्लाज्म था, जो प्रोटोप्लाज्म था, वो श्रिंक हो चुका था, वो सिकुड़ चुका था। लेकिन सेल वॉल ने, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सेल वॉल क्या चीज है, सेल वॉल जो है वो ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल की साइज तो सेम रही, ये देखिए साइज सेम है, लेकिन अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म था, जो साइटोप्लाज्म था, वो श्रिंक हो गया, वो सिकुड़ गया, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। दैट मींस प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, सेल के, प्लांट सेल का अंदर का जो वाटर था वो बाहर की तरफ चला गया। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल की साइज सेम रही, लेकिन अंदर की तरफ से साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो था वो सिकुड़ गया, और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल की कंडीशन को प्लाज्मोलाइज कहते हैं। सिंपली आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे टर्जिडिटी का एग्जांपल दूं, तो टर्जिडिटी में क्या होता है कि अगर हम घर के अंदर छोले भिगो कर रखते हैं पानी के अंदर, तो आपको पता है कि जब उनके अंदर पानी जाएगा तो उससे क्या होगा कि छोले फूल जाते हैं। आपको पता है उनकी साइज बड़ी हो जाती है, बिकॉज वाटर अंदर जाएगा तो सेल्स जो होंगे वो टर्ज हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहां पर प्लाज्मोलाइज की आपको एग्जांपल दूं, तो अगर कोई वुडन पीस है हमारे पास, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, और जब वो पानी में पड़ा रहता है, तो जब हमने उसे पानी से बाहर निकाला और कुछ दिनों के बाद जब उसमें डिहाइड्रेशन हुई, वाटर जब उससे बाहर निकल जाएगा, तो उसी लकड़ी का, उसी पीस का जब हम वजन करेंगे तो कम हो जाएगा, बिकॉज के वाटर उससे जो है वो निकल चुका है, लेकिन उसकी साइज पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो वुडन पीस उतना ही होगा जितना पानी में था। वजह यह कि सेल वॉल की वजह से वुडन पीस की साइज सेम रहेगी, हल्का फुल्का उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका वजन ज्यादा कम हो जाएगा। वजह यह कि उसमें डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर जो था वो रिमूव हो गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड कहा। अब मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने एक एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी में मैंने क्या किया कि मैंने पोटैटो जो है उसके 2 पीस लिए, और उन 2 पीसेस को मैंने प्लेस किया जो है वो इन 2 वाटर कप के अंदर। आप देख सकते हैं यहां पर ये अंदर की तरफ जो है वो पोटैटो के पीस पड़े हैं। मैंने इस कप में साल्ट डाला है, बहुत ज्यादा साल्ट डाल दिया, और इसमें जस्ट वाटर है। अब देखिए, सिर्फ जो वाटर है इसमें से जब मैंने इस पोटैटो को पिक किया, तो आप देख सकते हैं कि पोटैटो को पिक करने के बाद सच एस ये इसी तरह से जैसे पहले था स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके अंदर जितना पानी है बाहर की तरफ भी उतना ही पानी था, तो इस पर कोई सच एस फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इस पोटैटो को जो है वो जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मैंने साल्ट डाला था, बहुत ज्यादा साल्ट डाला है अंदर की तरफ ना, तो जब इस पोटैटो को मैंने निकाला, तो बिकॉज के बाहर पोटैटो से बाहर, इस पीस से बाहर साल्ट ज्यादा था, पानी तो था लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, मैंने नमक डाला था,
तो इसके अंदर जो वाटर था पोटैटो के पीस के अंदर, वो भी बाहर निकल गया, मूव कर गया, बिकॉज बाहर की तरफ साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो इस पोटैटो के पीस में से जो वाटर मौजूद था जो सेल्स के अंदर, वो जब बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जब निकल गया, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सॉफ्ट हो गया। ओ माय गॉड, ये देखिए, आप ये घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये देखिए, तो ये एज कंपेयर टू उसके, बिकॉज इसमें से पानी निकल चुका है, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, बिकॉज इसके अंदर जितना भी वाटर था, जो इसके अंदर उस वाटर ने क्या किया हुआ था, एक प्रेशर डेवलप किया हुआ था जिसके अंदर, जिसकी वजह से इसमें सख्ती थी। लेकिन जैसे ही वो वाटर बाहर निकल गया, बिकॉज बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो ये सॉफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से जो है, ये इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जब वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसमें क्या है, पोटैटो के पीस में सॉफ्टनेस आ गई। और वाटर बाहर क्यों निकल गया, बिकॉज के बाहर की तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। ये देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये जाहिर होता है, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज का जो है वो एक्टिविटी शो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मैंने आपको इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही बताना था। इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हम स्टार्ट करेंगे इन प्लांट्स, और प्लांट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स। देन आफ्टर ऑस्मो रेगुलेशन हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन एंड देन थर्मो रेगुलेशन। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।